हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आपकी जो प्रेपरेशन है मैथ्स की वो बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 मतलब 3D ज्योमेट्री मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम इंट्रोडक्शन बेसिकली आज करने वाले हैं। और अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो ये जो चैप्टर है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ तो अगर नॉर्मली बच्चों से पूछा जाए कि आपको क्लास 12th में कौन सा चैप्टर मुश्किल लगता है, तो ये भी एक चैप्टर है जो मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि हमें 3D जो है वो मुश्किल लगती है। अगर आप नॉर्मली, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है किसी को ये ईजी लगे, बट नॉर्मली अगर बच्चों से पूछा जाए तो 90% बच्चों का ये आंसर होगा कि सर 3D हमें मुश्किल लगती है। और अगर आप इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मैं हमेशा हर एक चैप्टर पर थोड़ा सा उसको वीडियो को अपलोड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उस पर काफ़ी रिसर्च, काफ़ी काम करता हूँ, ताकि मैं उसको अच्छे से डीपली हर एक क्वेश्चन से निकल के जाता हूँ कि बच्चों को कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और वो दिक्कत या प्रॉब्लम मैं अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जिसको मैं मैपिंग भी बोलता हूँ, जिसको मैं थॉट प्रोसेस भी बोलता हूँ। आप मेरा कोई भी चैप्टर उठा लो, मैंने हमेशा आपको मैपिंग, थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है, ताकि आप सिर्फ एनसीईआरटी पर ना रुको कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, या मतलब इस चैनल का मेन मोटिव क्या है, सोल्यूशन देना नहीं है बिल्कुल भी। सोल्यूशन भी देना है, बट आपको उसके काबिल भी बनाना है कि आप उस जैसे किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ये मुश्किल है, इम्पॉर्टेंट भी है, बट हम इस चैप्टर को इस तरह से करेंगे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपको लगेगा कि ये सर ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बिलीव मी, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तो आप खुद बोलोगे सर बस ये चैप्टर खत्म भी हो गया, ये हमें बहुत ईजी लगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली यूनिट 4 का चैप्टर है। इसमें दो चैप्टर्स हैं, वेक्टर अलजेब्रा 10th चैप्टर और 3D ज्योमेट्री। अगर इस यूनिट को मैं डायरेक्टली कंपेयर करना चाहूँ तो मैं यूनिट 2 से कंपेयर कर सकता हूँ, जिसमें मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट है। अब आपको पता है मैट्रिसेस ईजी है और डिटर्मिनेंट थोड़ा सा उससे कंपेयर करें तो मुश्किल है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मैट्रिसेस छोड़ दो, सिर्फ डिटर्मिनेंट कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि मैट्रिक्स चाहे ईजी है बट उसकी नॉलेज के बिना आप डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते। सेम वे से वेक्टर अलजेब्रा बहुत ईजी है, 3D उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों वेक्टर बिल्कुल छोड़ दो, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। वेक्टर्स की नॉलेज के बिना आप 3D मतलब क्वेश्चंस सॉल्व करने की तो बात दूर है, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा कहने का मेरा मतलब यही है कि वेक्टर्स की नॉलेज के बिना आप 3D ज्योमेट्री नहीं कर सकते। और इस बात का आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये कितना कनेक्टेड है, ये दोनों चैप्टर आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि आज की वीडियो में जो हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो वेक्टर्स का ही करने वाले हैं। और बिलीव में वो सारा कुछ आपको पहले से ही आता है। मुझे जस्ट उसको ना बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर आपने 3D अच्छे से करनी है तो आपको वेक्टर्स की फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको मतलब कि वेक्टर्स की नॉलेज नहीं होगी ये चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। ये जो चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही सजेशन दूंगा कि प्लीज़ एक बार आप चैप्टर नंबर 10 पूरा कर लो। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद जब आप ये चैप्टर करोगे ना, आपका 50% काम वहीं पर हो जाएगा। जब आपने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया, जिन बच्चों ने वेक्टर्स मेरे से कंप्लीट कर लिया है उनका 50% काम जो है वो आज ही खत्म है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ तो 3D में मेनली हम एक स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होती है, अब देखो स्ट्रेट लाइन हमने पहले भी बहुत बार पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है, क्लास 11th में भी पढ़ी है। बट आप प्लीज़ घबराना मत। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पर वो टॉपिक्स मिस किए हैं, मतलब आपको लगता है कि वो उनकी आपकी इतनी अच्छे से उन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ नहीं है, तो भी मैं आपको इस तरह से करवाने की कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मेनली हमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और प्लेन पढ़ना है। एक प्लेन होता है, ठीक है। तो ये जो देखो आज की वीडियो में ना कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं करने वाले। हम जस्ट क्या करने वाले हैं, हमें आज की वीडियो में लाइन के बारे में स्टार्टिंग करनी है। अब जो लाइन है ना,
वो वेक्टर की हेल्प से हम करेंगे। जो हमने वेक्टर में सीखा है वही हमें लाइन में मतलब कि इम्प्लीमेंट करना है। वेक्टर में भी जो हमने सीखा है वो हमें स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर 3D में इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे जस्ट बीच का रास्ता ढूंढना है कि मैं किस तरह से वेक्टर्स को लाइन से या 3D ज्योमेट्री से कनेक्ट कर पाता हूं। अगर आप वो बीच वाला पार्ट समझ गए अच्छे से, अगर वो आप मेन डिफरेंस या जो भी मैं आपको कहानियां बताने वाला हूं कि किस किस तरह से ये सब कुछ काम करता है, अगर आप वो समझ गए तो समझ लो आपकी 3D जो है ये आज ही फिनिश्ड है। तो इस तरह से हम शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो का सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा पुराना ही रहने वाला है, वो है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो पहले उसी की बात करते हैं। अब देखो ये है हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, और ये जो फर्स्ट टॉपिक है, देखो कितनी अच्छी बात है कि ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हम पहले ही वेक्टर्स में कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो मैं चाहता तो मैं ये बोल सकता था कि बच्चों आप वेक्टर्स की ये वाली वीडियो पे चले जाओ, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। बट बेसिकली मैं आपको यहाँ पर सब कुछ दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि ना कुछ बातें होती हैं जो समय के साथ साथ थोड़ा सा हमें मतलब कि अब वेक्टर्स किए हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ भूल जाता है। अब दोबारा एक तो इस ये करने से एक तो मतलब कि ये जो टॉपिक है हमारा रिकॉल हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी हमारी, और मैं सीधा ही इस वेक्टर को लाइन से जोड़ दूंगा। सीधा इस वेक्टर को लाइन से जोड़ दूंगा। जैसे ही आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया उसके बाद जस्ट हम वही काम करने वाले हैं कि वेक्टर को लाइन से जोड़ना है, वेक्टर को लाइन से जोड़ना है। ठीक है, अब जस्ट आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं, देखो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि सर कोई भी टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब डायरेक्शन को साइंस, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा आपने मान लिया सर इसको डायरेक्शन को साइंस बोलते हैं, इसकी जरूरत क्या है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो आपको पता है 2D सिस्टम में मान लो ये एक्स वाई ये वाई एक्सिस है, तो अगर मुझे कोई पॉइंट लोकेट करना है तो मान लो ये है 2, ये मान लो 3 है, तो इस तरह से मैंने 2,3 पॉइंट को लोकेट कर लिया। एक तरीका और भी होता है, आपको याद होगा कि अगर मैं कहूँ ओरिजिन से कोई पॉइंट √13 दूर है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और एंगल 45 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो भी हम ऐसा कोई पॉइंट जो है वो लोकेट कर सकते हैं। तो एंगल से भी हम लाइन की लोकेशन जो है वो जान सकते हैं। सेम वे से अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर मैं ये गेस कर पाऊँ तो मुझे इस वेक्टर की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी। अब सेम ऐसा ही डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन या उसकी पोजीशन बताने के लिए होते हैं कि वो स्पेस में कहाँ पर होगा। अब ऐसा मैंने क्यों बताया, जैसे ही आपको मतलब कि पता लगेगा कि ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट जाग गया, अच्छा ये टॉपिक हम इसलिए कर रहे हैं, उसके बाद आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसको करने के लिए, और अगर आपको समझ में आएगा तो फिर आप क्वेश्चंस भी झट से कर दोगे। अब आपको पता है ये मैंने एक वेक्टर माना है ओपी, पी कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, और अल्फा ये आपको पता है ये इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ओपी, ये आर है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, तो ये इनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल एंगल्स। और ये यूनिवर्सली इसको ऐसे ही बोलते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि ये अल्फा बोल दिया ये बीटा बोल दिया, ये ऐसे ही रहेंगे। अब इसके बाद हम डायरेक्शन को साइंस कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। वैसे मैं वेक्टर्स में बता चुका हूँ। अब आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि कोसाइंस ही क्यों आते हैं, साइंस क्यों नहीं आते, सबका आंसर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, एक बार इमेजिन करवाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी वे वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये ऊपर की ओर आपकी क्या है, एक्स एक्सिस। अब मान लो यहाँ पर स्पेस में कहीं पर पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये क्या दिखा रही है लाइन, पोजीशन वेक्टर ओपी, ठीक है, और ये कितना है आर, आपको पता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो पॉइंट है हवा में स्पेस में, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, आपको पता है ये जो नीचे है ओपी, ये तो आर है, इसकी लेंथ कितनी है आर, और ये जो है हम कितना ऊपर गए होंगे, देखो ये जो एक्सिस है
आपको पता है एक्सिस किस तरह से काम करती है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना। सेम वे से फिर से वही इमेजिन करते हैं, तो ये वही पॉइंट आ गया, ठीक है। तो सेम वे से यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो जहाँ पर ये मतलब कि जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है, तो मान लो वो पॉइंट होगा 2 3 या 4। अगर हम जनरली इसको क्या बोल लेंगे, एक्स बोल लेंगे। तो आपको ये ट्रायंगल इमेजिन होगी, मुझे आपको ये ट्रायंगल ही इमेजिन करवानी थी। ये पॉइंट स्पेस में है, ये ओपी वेक्टर है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये इस तरह से। इमेजिन अगर आप सही कर पाओगे तो आप क्वेश्चंस भी सही से कर पाओगे, ठीक है। अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको इमेजिन करवाया वो एक्चुअल में 2D में दिखने में ऐसा, मतलब कॉपी पे तो ऐसे ही बनेगा, तभी मैंने आपको इमेजिन करवाया। अब आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, तो ये ओपी वेक्टर है, ये उस पर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर, ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। ये सब कुछ आपके काम आने वाला है, मैं आपको ऐसे ही नहीं करवा रहा। वेक्टर्स में हमें कम काम आया था क्योंकि वेक्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं डायरेक्शन को साइंस के, बट यहाँ पर हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। अब आपको पता लगेगा कि मैं कॉस की ही बात क्यों करते हैं, डायरेक्शन को साइंस ही क्यों बोलते हैं, डायरेक्शन साइंस, डायरेक्शन टेंजेंट्स क्यों नहीं बोल सकते हम इसको। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला जो एंगल है, अब जो ओपी है, आपको पता है ये जो ओपी है, ओपी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, अल्फा, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे चाहिए। तो बी और एच किस में होते हैं, कॉस में, तो यहाँ मैं क्या लूँगा, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओ ए, और अपना वो कितना है, ओ पी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस अल्फा कितना आ गया, ओ ए है एक्स, ये है आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर ही होगा, ठीक है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर, इसको हम यूनिवर्सल यही बोलते हैं। तो ये आपके क्या है, डायरेक्शन को साइंस। अब इसको ना एक नेम दे देते हैं, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स बाय आर। तो ये है हमारा डायरेक्शन को साइंस। अब यहाँ पर आपके ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कोसाइंस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने कॉस में लिख लिया, उससे हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेम वे से हम जो बीटा और गामा के लिए भी जो डायरेक्शन को साइंस है वो निकाल लेते हैं। अब देखो फिर से ये मैंने इमेजिन करवाने की कोशिश की है, ठीक है। ये आपका वही सिस्टम है, ओपी वेक्टर, पी कोई पॉइंट स्पेस में है। अब ये इमेजिन करना बहुत ईजी है। अगर यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, आपके सामने मैं ड्रॉ करके दिखा दिया, तो ये ओपी वेक्टर है, आपको पता है ये बीटा एंगल बना रहा है, और आपको पता है ये वाई पर इधर कितना गया होगा, मतलब जर्नल में हम इसको क्या बोलेंगे, वाई। तो फिर से वही ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ओ बी पी, तो इसमें भी कॉस बीटा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें बेस और हाइपोटेन्यूज ही चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओ बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ पी। बेस कितना है, वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर। अब मैं इनके मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ, डेरिवेशन करके आपको एकदम हर एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसको मैंने m ले लिया, उसको मैंने क्या बोला था, l। अब सेम वे से z एक्सिस है, उसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखो सेम वही डायग्राम मैंने बना ली z एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये ओपी वेक्टर है, ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। आपको पता है ये कितना होगा इन जर्नल, z, ठीक है। तो फिर से वही ट्रायंगल ओ सी पी, तो फिर से कॉस गामा बी बाई एच, क्योंकि गामा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस है, बेस कितना है, ओ सी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ पी, ओ सी कितना है, जेड, ये कितना है, आर। इसको भी लिख लो, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड बाई आर, ठीक है। तो अब जस्ट तीनों मैं इकट्ठे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हैं आपके तीनों डायरेक्शन को साइंस, ठीक है। इन मतलब डायरेक्शन को साइंस तो आपको पता लग ही गया कि अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, डायरेक्शनल एंगल्स जो कोई भी वेक्टर किसी ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड एक्सिस के साथ बनाता है। अब उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हम कॉस की हेल्प ले लेते हैं। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मतलब अगर हमें एक्स और आर पता हो तो हमें एंगल पता लग सकता है, और अगर हमें एंगल पता है तो हम एक्स और आर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, या वाई या आर के बीच में, या जेड या आर के बीच में। तो इस तरह से कैलकुलेशंस काम करती हैं। अब इनमें आपस में एक रिलेशन भी होता है। अब ये भी आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक है, बट हम पहले ही कर रहे हैं,
क्योंकि हम इसको वेक्टर के फ्लो में भी अभी हम पढ़ रहे हैं। अब एकदम से इसको मैं लाइन से जो है वो कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं। अब देखो ये रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ठीक है। तो ये मैंने वही वेक्टर बना लिया ओपी। तो आपको पता है ये डायरेक्शन कोसाइंस है, इनको आप याद रखोगे। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो मैंने सभी को स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दिया। तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, स्क्वेयर और ऐड, कॉस स्क्वेयर अल्फा, कॉस स्क्वेयर बीटा, कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, सबको स्क्वेयर करके ऐड कर दिया। तो विच एम्प्लाइज एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर अल्फा, कॉस स्क्वेयर बीटा, कॉस स्क्वेयर गामा। इनका एलसीएम कितना आएगा, आर स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो ये डिस्टेंस है ओ और पी में डिस्टेंस कितना है, अगर मुझे निकालना हो ओ पी का डिस्टेंस, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 0,0,0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं, या मैं लिख देता हूं वी नो आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड, ये कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायरिंग करके इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर फिल कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अब आपको पता ये आर स्क्वायर है, नीचे भी आर स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट हो गए, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। तो ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो जिसको हम याद रखेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्म्स में आप इस रिजल्ट को याद रखोगे, ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे मैं जस्ट जल्दी से आपको डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बता देता हूँ। अब देखो, अब हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करने वाले हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज बहुत इजी हैं, आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या है, द डायरेक्शन रेशियोज आर दी नंबर्स ए बी एंड सी, इनको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, दैट आर प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एंड एन। प्रपोर्शनल से मेरा मतलब ये रहता है जैसे 2/4, 6/12, 8/16, ये नंबर प्रपोर्शनल है। कैसे, 1/2, 1/2, 1/2। तो अगर हम कोई ऐसा नंबर ढूंढ लें जैसे a/l, मतलब उनकी डायरेक्शन को साइन से अगर मैं रेशियो देखूं तो वो अगर कांस्टेंट आए, बराबर आए, तो वो डायरेक्शनल रेशियोज हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रिजल्ट आपको करके दिखाया था वेक्टर्स में। ये आपके डायरेक्शन को साइंस हैं किसके, पी के, एक्स वाई और जेड के, जिसके पॉइंट एक्स वाई जेड है, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। तो अगर मैं आर को शिफ्ट कर दूं, आर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो कितना बन गया एक्स बाई एल, एम को शिफ्ट किया तो कितना बना वाई बाई एम। अब सेम वे से यहाँ पर एन को शिफ्ट किया तो कितना बना जेड बाई एन। तो ध्यान से देखो, एक्स बाई एल, वाई बाई एम, जेड बाई एन की रेशियो कितनी आ रही है, आर आर और आर। और अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, ये डेफिनेशन है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो ध्यान से देखो, आपको पता है यहाँ पर ए बी और सी एल एम एन के साथ सेम रेशियो में है, तो ये ए बी सी के डायरेक्शनल रेशियोज। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड एल एम एन के साथ सेम रेशियो में है, मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर क्या हो गए डायरेक्शनल रेशियोज। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, अब एक्स वाई जेड क्या थे, एक्स वाई जेड क्या थे, इस पी पॉइंट के पॉइंट्स थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन ratios of
ओपी वेक्टर। तो मुझे आपको ये समझाना था। देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो भी बता दिया, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं वो भी बता दिया। अब इनके बारे में ना मैंने आपको वेक्टर्स में इतना ही पढ़ाया था। अब आपका मेन 3D स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से हम देखो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर्स का टॉपिक है, बट वहाँ पर जितनी जरूरत थी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर इससे हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। वो आपको 3D को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। अब देखो ये ऑब्जर्वेशंस मैंने कुछ लिखी हैं, अब ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। वैसे हम वेक्टर्स में भी ये पढ़ चुके हैं, जस्ट दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर टेल्स अबाउट द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ वेक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो किसी भी वेक्टर की पोजीशन और डायरेक्शन को बताते हैं कि वेक्टर जो है वो स्पेस में कैसा दिखेगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर यूनिक। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब ये हमारी वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, तो ये अगर वेक्टर है तो ये इसके साथ अल्फा बना रहा है, इसके साथ बीटा बना रहा है, इसके गामा, तो ये एंगल चेंज नहीं हो सकते, तो ये यूनिक होगा। अब फिर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर कैन बी इनफाइनाइट। अब आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जो LMN मतलब डायरेक्शन को साइंस के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उनकी रेशियो सेम होती है। तो मैं लिख सकता हूँ A को KL, B को KM, C को KN। K की डिफरेंट वैल्यूज फिल करते जाओ, आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो आती जाएंगी। तो इस तरह से हम डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं कि किसी भी वेक्टर की इनफाइनाइट होती हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसलिए इस चीज़ को मैं अभी आपको फील नहीं करवा पा रहा। जैसे इस चीज़ को मैंने आपको करके दिखा दिया, इसका एंगल चेंज नहीं कर सकते हम, अगर चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट वेक्टर बन जाएगा। अब इस चीज़ को मैं आपको लाइन में फील करवाऊंगा अच्छे से कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अब जस्ट जो भी हमने सीखा है इसको हम लाइन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये है हमारा आज का मेन टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो वेक्टर के बारे में पढ़ा। हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर आप बोर कर रहे हो, ये वेक्टर वाला दोबारा से हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको कहना चाहूँ, देखो कुछ मैंने इसकी एक्सप्लेनेशंस देखी हैं, तो सीधा ये बोला गया कि लाइन को अगर हम डायरेक्टेड लाइन मान लें, मतलब वेक्टर मान लें, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जो लाइन के डायरेक्शन जो वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस हैं वही लाइन के बन जाएंगे। बट मैं आपको हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ मैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कहा आपने मान लिया, कि कोई टीचर बोला आपने मान लिया। आपको उसकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको फैक्ट्स, देखो मैं हमेशा फैक्ट्स पर बात करता हूँ कि ऐसा क्यों हो सकता है, और मैं हमेशा सोचने की कोशिश करता हूँ कि आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। तो पहला डाउट आपके मन में यही आएगा, सर मैं इसको डायरेक्टली लाइन क्यों मानूं, क्योंकि वेक्टर में जो होता है, देखो वेक्टर क्या होता है, अगर मैं वेक्टर को कंपेयर करना चाहूँ तो वेक्टर कुछ ऐसा होता है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। मतलब अगर इसको मैं लाइन से कंपेयर करूंगा तो मैं लाइन से कंपेयर नहीं करूंगा, इसको मैं रे से कंपेयर करूंगा, जो फिक्स होती है, और इस इधर की ओर इसकी लेंथ बढ़ती जाती है। बट लाइन में क्या होता है, इसकी लेंथ दोनों तरफ इंक्रीज करती है। तो इसको मैं अगर बोल दूं कि इसको डायरेक्टेड लाइन मान लो, तो मुझे वो अच्छी बात नहीं लगी। मैं आपको फैक्ट से समझाऊंगा। तो फैक्ट मेरा क्या है, देखो आपको इतना तो पता होगा कि मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, इतना अगर मान लो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों ऐसा करो, ये वाला एंगल बता दो, मतलब ये वाली लाइन जो मैंने दोबारा ग्रीन में बनाई है, ये एंगल कितना होगा। आप बोलोगे सर ये भी 30 होगा, लेंथ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सेम वे से अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला, अगर मैं यहाँ तक लाइन मार दूँ तो ये एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर फिर से 30 होगा, इसमें कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर देखो ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, अगर इसके ऊपर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूँ, देखो समझने की कोशिश करो, ये एक लाइन है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो रही है। अगर इसके ऊपर मैं वेक्टर एक मान लूँ P, OP XYZ, और आपको पता है ये अल्फा एंगल बना रही है, ये बीटा, ये गामा, तो मतलब जो OP वेक्टर का एंगल होगा, जो OP वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वही ये लाइन भी बनाएगी, जो OP वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वही ये लाइन भी बनाएगी, और जो OP वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वही ये लाइन बनाएगी। इतनी बात से आप मेरी एग्री करोगे। अब मैं जो भी मैंने आपको समझाया
यहाँ पर जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको रफ में समझाया, यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया, ये लाइन है, ठीक है। अब लाइन के ऊपर मैंने एक वेक्टर बना लिया, ओपी वेक्टर, इसको वेक्टर से जोड़ने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइन को हम डायरेक्टेड लाइन बोल रहे हैं, मैंने लाइन के ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, उसी की डायरेक्शन में, उसी की पोजीशन में। अब आपको पता है ये ओपी वेक्टर है, तो ओपी अगर वेक्टर, आपको पता है अभी अभी हमने सीखा है कि ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो लाइन एल भी सेम एंगल ही बनाएगी। ओपी वेक्टर इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो लाइन एल भी बीटा एंगल बनाएगी। ओपी वेक्टर गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, तो लाइन एल भी गामा एंगल ही बनाएगी जेड एक्सिस के साथ। तो हमारे यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय, तो किस तरह से लिखेंगे हम, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स बाय आर, M इज इक्वल टू कॉस बीटा वाई बाय आर, N इज इक्वल टू कॉस गामा जेड बाय आर। अब मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे पता है मैंने सब कुछ पहले से सोच रखा है। पहला डाउट, अगर मैं सही हूं तो पहला डाउट आपके मन में ये आएगा, सर आपने ये वेक्टर इस डायरेक्शन में बनाया, क्या हो अगर आपने खुद ही बोला कि लाइन की दोनों तरफ डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ भी तो हो सकती है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट सोचा आपने, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दूंगा। दूसरा पॉइंट आपने क्या सोचा होगा, दूसरा पॉइंट आपने ये सोचा है कि सर आपने ओपी वेक्टर की लेंथ इतनी मान ली कि ओपी वेक्टर इतना है, अगर हो सकता है कि जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, हो सकता है, देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया इस तरह से, मैंने कहा ये वेक्टर है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ऐसा करते हैं, मैंने जब वेक्टर लिया तो मेरे वेक्टर की लेंथ मैंने इतनी ले ली, आपने इतनी ली थी, मैंने इतनी ले ली, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? क्योंकि ओपी नीचे क्या होता है, आर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड कम है, आप मेरा वाला जो मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वाइस वर्सा। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं कि एक तो इसकी डायरेक्शन ऐसी क्यों ली, दूसरा कि इसकी जो लेंथ है वो कम ज़्यादा हो गई, फिर क्या होगा, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करने वाला हूँ। अब देखो आपका जो वो डाउट है कि लाइन की इस डायरेक्शन में ही क्यों वेक्टर बनाया, जो मैंने लास्ट पेज पे बनाया था वो यहाँ पर मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा इसके डायरेक्शनल एंगल्स हैं। अब मैंने जानबूझ के वही लाइन है इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, मतलब लाइन की इस डायरेक्शन में मैंने वेक्टर बना लिया, POB एनी वेक्टर ऑन गिवन लाइन, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि पहले ये वाला एंगल जो था एक्स एक्सिस के साथ, ये कितना था, अल्फ़ा। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है और मुझे ये वाला एंगल पता है 60 है, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर 120, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, हमेशा 180। सेम वे से ये एक लाइन है, तो ये एंगल अल्फ़ा था, तो ये कितना होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। अब सेम वे से पहले ये वाला एंगल बीटा था, मतलब ये वाला जो है बीटा था। अब ये जो एंगल है इस वाई एक्सिस के साथ, ये कितना बन गया, पाई माइनस बीटा, ठीक है। ये वही देखो, इस वेक्टर को ना आप ऐसे मान लो, ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया है। ये मान लो ये वाला वेक्टर ये सारा वेक्टर यही है, तो ये इस वाई एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा एंगल भी बना सकता है। ये बीटा था, तो ये कितना रह गया, पाई माइनस बीटा। सेम वे से ये गामा था, ठीक है, तो ये कितना रह गया, पाई माइनस गामा। तो ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये कितना रह गया, पाई माइनस गामा, ठीक है। अब आपके मन में फिर से कुछ डाउट्स आएंगे। पहले मैं देखो, अब आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं वो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो यहाँ पर डायरेक्शनल एंगल्स बने हैं उनके बिहाफ पर मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, मैंने फिर से वही सब कुछ लिखा है कि PO एंगल बना रहा है पाई माइनस अल्फ़ा, तो L भी पाई माइनस अल्फ़ा बनाएगी। PO बना रहा है पाई माइनस बीटा, तो
एल भी पाई माइनस बीटा बनाएगी, पी ओ वैक्टर बन रहा है पाई माइनस गामा, तो एल लाइन जो है वो भी पाई माइनस गामा बनाएगी जेड एक्सिस के साथ। अब आपके मन में एक और डाउट आएगा, ठीक है, देखो अगर आप इस तरह से किसी भी चीज़ को समझ के करोगे ना तो आपके बेसिक्स जो हैं वो इतने अच्छे से क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि बच्चों को चैप्टर ये मुश्किल लगता है, ये आपके सबसे ईजिएस्ट चैप्टर में से होगा। अब देखो आपका डाउट ये होगा, सर आपने एंगल क्यों चेंज किए, एंगल यही रख लेते, पाई माइनस अल्फा लेने की क्या जरूरत है, इसकी डायरेक्शन ही चेंज की है ना, तो अल्फा एंगल से ही हम काम चला लेते। आपका क्वेश्चन वैलिड भी है, बट इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा मैंने वेक्टर्स में आपको डॉट प्रोडक्ट में एक चीज बताई थी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा टेल टेल में एंगल होता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये y है, ये z है, ये x है, बेसिकली ये भी वेक्टर ही है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। जब हमारा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में था, जब हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में था तो टेल टेल में एंगल ये बन रहा था, x और p की टेल में ये वाला शॉर्टर एंगल, ये नहीं एंगल ले सकते, हमें हमेशा शॉर्टर एंगल लेना होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और सेम वे से इनकी टेल टेल में ये वाला एंगल, इनकी टेल टेल में ये वाला एंगल, ठीक है। अब वही एक्सिस है हमारी, y z और x। अब हमारा वेक्टर जो है, आप मान के चलो इधर को है ना, तो मैं वेक्टर को ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, वेक्टर को मैंने ऐसे बना लिया। अब हमारा जो एंगल टेल टेल में है वो ये नहीं हो सकता, वो ये होगा। सेम वे से अब हमारा एंगल मतलब ये नहीं हो सकता, अगर आप ये सोचोगे तो ये नहीं हो सकता, तो अब हमारा एंगल जो है वो ये होगा, टेल टेल में, दोनों की टेल में ये वाला एंगल, सेम टेल टेल में ये वाला एंगल। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि हमने अल्फा की जगह पाई माइनस अल्फा क्यों लिया। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में कुछ एंगल बन रहा है, एक एंगल अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस अल्फा ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्शन को साइन से इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जाके बता देता हूँ। अब देखो लास्ट पेज पे हमने ये सीखा था कि ये पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा जो है वो एंगल बना रहे हैं। तो हमारे डायरेक्शन को साइंस क्या हुए, एल इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा, और आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा, और 180 पे क्या होता है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। तो कॉस का कॉस ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो इस माइनस को मैं उधर ले गया, नीचे कितना आएगा, पी ओ का मैग्नीट्यूड, वो कितना होगा, आर ही होगा। चाहे आप ओपी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, चाहे पीओ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड आर ही आएगा। तो यहाँ मैंने माइनस एक्स बाई आर लिख लिया, यहाँ पर सेम माइनस वाई बाई आर, सेम यहाँ पर माइनस कॉस गामा करके आ गया, तो माइनस को मैं उधर ले गया, तो माइनस जेड बाई आर। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, ऊपर हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और जो एल की वैल्यू कितनी होती है, एक्स बाई आर, तो एक्स वाई जेड हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज। मैंने आपको वेक्टर्स में समझा दिया था, आज की वीडियो में भी बताया था। सेम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज कौन से होंगे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो यहाँ से आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए, जैसे ये वाला कि वेक्टर को हम इधर भी ले सकते हैं, वेक्टर को इधर भी ले सकते हैं, तो मतलब वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस एक होता है, बट लाइन के डायरेक्शन को साइंस दो होते हैं, ठीक है। दूसरा डाउट आपके मन में ये था कि सर मतलब जो देखो ये मैंने आपका डाउट क्लियर किया कि पाई माइनस अल्फा हम एंगल क्यों लेते हैं, हमने अल्फा एंगल से ही काम क्यों नहीं चलाया, क्योंकि एंगल हमेशा टेल टेल में होता है, ये बात भी क्लियर थी। तीसरा जो डाउट था कि सर अगर मैं इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर दूं तो क्या डायरेक्शन को साइंस को कोई फ़र्क पड़ेगा, तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो ये आपने ओपी वेक्टर ले लिया 1 1 1, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक डाउट और क्लियर होगा। तो इसके डायरेक्शन को साइन, इसका पहले ऐसा करो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, √3। तो L इज इक्वल टू 1 बाई √3, M इज इक्वल टू 1 बाई √3, N इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस कितने, 1 बाई √3 1 बाई √3 1 बाई √3, ठीक है। अगर मैं, आपने जैसा कि मुझसे पूछा था कि अगर सर मैं गलती से इसकी लेंथ ज़्यादा ले लूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, मान लो इसकी लेंथ है मैंने 2 2 2 ले ली, ये ओ क्यू वैक्टर है, तो ओ क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 + 4 + 4 कितना आ गया, √12।
इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, तो कितना आ गया 2√3। अब आपको पता है अब डायरेक्शन को साइंस कितने होंगे, 2/2√3, 2/2√3, 2/2√3, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसकी लेंथ कम ज़्यादा होने से कोई भी वर्क नहीं पड़ता। आई होप अगर आपको ये डाउट है तो ये डाउट भी आपका क्लियर है। अब दूसरा डाउट जो आपके मन में वो क्लियर होगा, जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, वो मैं आपको वहाँ पर मैंने बता दिया था कि इसकी के की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू फिल करते जाओ, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन रेशियोज आते जाएंगे। अगर आपको इसको फील करना है तो आपको लाइन की जरूरत रहेगी। अब देखो ये पॉइंट भी लाइन पर है, सिमिलरली अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो पॉइंट आएगा 3,3,3। उसके डायरेक्शन को साइंस भी निकालोगे तो सेम ही आएंगे, 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब खुद से चेक कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है। ध्यान से देखो इस लाइन, देखो ये तो मैंने जानबूझ के ईजी पॉइंट लिए हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। आप कोई भी पॉइंट ले लो, 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2, कुछ भी ले लो इस लाइन पर, तो वो हमेशा हमें सेम डायरेक्शन को साइंस ही देंगे। मतलब एक लाइन पर, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या कहूँगा, अगर एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको पता है एक लाइन पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो एक लाइन पर इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। तो ये आई होप आप इसको फील भी कर पाओगे। देखो आप इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं पर मर्जी देख लेना, कोई भी आपको ऐसे नहीं समझाएगा। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि डायरेक्शन, अगर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन पर हैं वो सभी क्या है, हमारे डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो यहाँ पर एक और डाउट है जो आपके मन में आ सकता है। अब देखो आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर आपने जो भी लाइन हमें ड्रॉ करके दिखाई है वो हमेशा ओरिजिन से पास कर रही थी। क्या हो अगर हमारी जो लाइन है जिसकी हमें डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो क्या हो अगर वो ओरिजिन से पास ही ना करे। एक्चुअली में जो भी हमने दोनों केस डिस्कस किए हैं उन दोनों में लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही थी। जो ही हुई ना कि लाइन ओरिजिन से ही पास करे, वो उसके आसपास से भी तो निकल सकती है, कहीं से भी निकल सकती है। मैंने जस्ट आपको बना के दिखाया है। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा फंडा हम मतलब यूज़ करेंगे। अब ये मान लो कुछ वैसी फ्लैट सरफेस है। अब ये एक लाइन है जो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रही है इस मान लो एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो लाइन 1 और लाइन 2 आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये 60 एंगल है तो ये भी तो 60 होगा ना। अब खुद सोच के देखो लॉजिकल, अगर ये लाइन इस एंगल में बनी हुई है तो ये उसके पैरेलल है, तो यहाँ पर भी 60 एंगल बनेगा। मतलब जितने भी पैरेलल लाइंस होगी सभी में सेम एंगल बनेगा। तो यहाँ पर भी मैं वही कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको रफ में समझाया वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि ये कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। अब इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने के लिए मैंने एक लाइन L1 ड्रॉ कर ली जो ओरिजिन से पास हो रही है और पैरेलल टू L है, आपके सामने है। अब L1 जो है ओरिजिन से पास कर रही है और हमें पता है इसके डायरेक्शन को साइंस कैसे फाइंड करते हैं। ये मान लो एंगल अल्फा है, ये वाई एक्सिस है बीटा है, जेड एक्सिस के साथ गामा है। तो लाइन जो ग्रीन लाइन एंगल बनाएगी वही सेम एंगल अल्फा वो ब्लैक लाइन बनाएगी, जो ग्रीन लाइन बीटा एंगल बनाएगी वही सेम ब्लैक लाइन बनाएगी, जो ये गामा एंगल बनाएगी वही ये ब्लैक लाइन जेड एक्सिस का सेम एंगल बनाएगी। तो मतलब जो भी ग्रीन लाइन के डायरेक्शन को साइंस है वही मतलब कि अगर डायरेक्शन एंगल वही है तो डायरेक्शन को साइंस भी वही होंगे। मतलब जो भी ग्रीन लाइन के डायरेक्शन को साइंस है वही ब्लैक लाइन के डायरेक्शन को साइंस भी होंगे। तो यहाँ मैं लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार आपको देखो MCQs में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्शन को साइंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन होंगी। तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ L एंड L1 आर सेम, तो ये दोनों क्या है, सेम है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें क्वेश्चंस में ऐसा करना है कि लाइन को ओरिजिन से ऐसा कुछ भी नहीं हम करने वाले। तो आपका क्वेश्चन होगा सर ये फिर कम कर क्यों रहे हैं। देखो हम बेसिकली जो लाइन है उसको अच्छे से समझ रहे हैं, इसका बेसिक जो है वो डीप से समझ रहे हैं। मान लो ये कहानी है और उसमें एक कैरेक्टर है, एक हीरो है, उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं क्या क्या बुराइयाँ हैं, मतलब
उसकी सारी जो कुंडली है हम वो पढ़ रहे हैं बेसिकली। अगर मैं आपको आसान भाषा में कहना चाहूँ, उसकी कुंडली पढ़ने से मेरा मतलब है उसका हम बेसिक जो है अच्छे से सीख रहे हैं। अगर हम करेक्टर को अच्छे से जान गए तो फिर उसका जो बिहेवियर होगा वो सब हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, मतलब हम क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। ये इसलिए बता रहा हूँ अलग से, इसको आपने अलग से याद रखना है, ठीक है। एनी लाइन कैन हैव टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, वो मैंने आपको बता ही दिया। एक एल एम एन होता है, दूसरा उसी का नेगेटिव माइनस एल माइनस एम माइनस एन। मतलब यहाँ पर हमें बात क्या याद रखनी है कि हमें एक ही कैलकुलेट करना है, दूसरे के आगे हम माइनस लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब देखो, ये हमारी दूसरी चीज़ है जो इसको हमें माइंड में रखना है। एनी लाइन कैन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए इज इक्वल टू लैम्डा एल होता है, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम, बी सी इज इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करते जाओ। बट यहाँ पर मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की थी कि ऑल दी पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, जितने भी पॉइंट्स हैं लाइन पे, उन सभी को हम डायरेक्शन रेशियोज मान सकते हैं। और इसका मैंने आपको अच्छे से फील भी करवाया था कि किस तरह से ये काम करता है। अब देखो, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन गिवन, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे तो उसके हम डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो ये बेसिकली एक्स वाई और जेड, ये बेसिकली क्या है, एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें काम आएंगी, ठीक है, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें माइंड में रखना है। इफ़ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी लाइन इज गिवन, अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे तो उसके हम डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये हमें गिवन है, तो आपको पता है एक्स अपॉन आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। सेम एम भी वाई अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एन जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो ये सभी बातें आप याद रखोगे। तो बेसिकली यही है कि जब भी हमें किसी लाइन के डायरेक्शन को साइंस या कुछ भी फाइंड करना है ऐसा, तो अगर हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है तो उसके हम डायरेक्शन को साइंस जो है निकाल सकते हैं। सेम वे से अगर हमें डायरेक्शन को साइंस बताएं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हम निकाल सकते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट हम पॉइंट करने वाले, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब ये मैंने दो पैरेलल लाइंस ली हैं, लाइन 1 और लाइन 2। ये पैरेलल लाइंस हैं और हमने अभी अभी सीखा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, सेम, मतलब सेम एंगल ही बना रहे होंगे। ये भी अल्फा बना रहा होगा, ये भी अल्फा बना रहा होगा, मतलब सेम एंगल है सभी, ठीक है। तो ये इनके डायरेक्शन को साइंस कितने हैं, एल एम और एन। अब मुझे बेसिकली ये देखना है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज में भी कोई रिलेशन होता है या नहीं। अब मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। बताने को आपको बता सकता था डायरेक्टली, बट मुझे आपको फील करवाना है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब देखो, आपको पता है ये A1 B1 C1 मैंने इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लिए, A2 B2 C2 लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज मैंने मान लिए। और डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन यही कहती है कि उसकी जो रेशियो होती है डायरेक्शन को साइन के साथ वो कांस्टेंट होती है। ये मैंने यहाँ पर भी लिख लिया। अब आपको पता है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लैम्डा को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास बनेगा A1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू एल, B1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम, C1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू एन, ठीक है। अब सेम वे से अगर मैं दूसरे इसको भी सॉल्व करूं तो ये बनेगा A2 बाय म्यू इज इक्वल टू एल, B2 बाय म्यू इज इक्वल टू एम, C2 बाय म्यू इज इक्वल टू एन। और अगर आप देखो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, A1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू A2 बाय म्यू, ठीक है, और B1 बाय लैम्डा C1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू। अब आपको पता है ये भी m के इक्वल है, ये भी m के इक्वल है, तो B2 बाय म्यू C2 बाय म्यू, ठीक है।
तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से विच एम्प्लाइज A1/A2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, लैम्डा को उधर शिफ्ट कर दिया। सेम यहाँ पर B1/B2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू इज विच एम्प्लाइज C1/C2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो आपको पता है ये जो लैम्डा होता है, मैं अब लिख देता हूँ, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों लैम्डा बाय म्यू के इक्वल हैं, मतलब ये एक कांस्टेंट के इक्वल हैं। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये मतलब एक कांस्टेंट के इक्वल हैं। तो मतलब ये जो हमारी रेशो है, ये भी डायरेक्शन रेशोज भी क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस तो सेम होंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं जो नेक्स्ट पेज है उस पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये आपको नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल्स वाली वीडियो करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस वाली वीडियो करने वाले हैं, और नेक्स्ट भी आगे आगे जाके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए मैंने आपको इसको फील करवाने की कोशिश की है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिख के दिखाया है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल बट डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसके अंदर भी मैंने आपको एक स्पेशल केस करवाया है, लेट ए बी एंड बी सी आर टू पैरेलल लाइंस। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहाँ पर लाइन L1 और L2 थे, मैंने नेम रख लिया ए बी एंड बी सी। सिंस देयर बोथ आर पैरेलल देयरफॉर देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, ये हमें पता है अब। बट बी पॉइंट इज कॉमन, अब इन दोनों में बी पॉइंट कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बोथ लाइंस इन कॉमन इन बोथ लाइंस एंड लाइंस आर पैरेलल। अब बी पॉइंट दोनों में कॉमन है और लाइंस पैरेलल हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, मतलब कोलिनियर होंगे। और ये मैंने आपको बना के दिखाया, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश भी करता हूँ। देखो, दो लाइंस पैरेलल ऐसे होती हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये मान लो ये 1 2 3 कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है 4 5 6। अब यहाँ पर मैं बी सी लिख रहा हूँ, ये मान लो 7 8 9 है, ये फिर वही 4 5 6 होगी। बी पॉइंट तो 4 5 6 ही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्राफ पे 4 5 6 पॉइंट जो है वो दो जगह पर होगा। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर के लिए हम बहुत सारे और भी रिजल्ट जानते हैं, उनको हम कर चुके हैं, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपको और भी कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगा। इससे आप क्वेश्चंस को लीनियर वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो और 3D में और कंसेप्ट समझने में भी आपकी जो है ये हेल्प करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एक छोटा सा रिजल्ट लिखने वाला हूँ, वैसे वो हम पहले भी कर चुके हैं, जस्ट आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब ये वो रिजल्ट है, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, वेक्टर्स में भी। आज की वीडियो में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूव करवाया था कि तीनों डायरेक्शन को साइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इसको आप याद रखोगे। अब आज की वीडियो का इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व कर पाओगे। आप खुद देखना, आपको ये 3D जो है ये सबसे ईजी लगने वाली है। अब देखो, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन NCERT में देखोगे थोड़ी सी डिफरेंट है, बट मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। अब देखो, ये एक लाइन L है जो दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब देखो, जो हमने अभी तक सीखा है उसी को हम रिकॉल करने वाले हैं बेसिकली। अब देखो, अगर मैंने आपको ये समझाया था, आप याद करो, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। अगर मुझे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो उसकी मैं डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं हमें, तो आप याद करो, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि ये कोई लाइन है, तो ये उसके ऊपर मैंने एक वेक्टर मान लिया जिसके डायरेक्शन रेशियोज कितने थे। आप मेरे को बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने कैसे निकाले थे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही थी। ठीक है, तो बेसिकली
किसी भी वेक्टर के हम डायरेक्शन, देखो कोई भी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, देखो ये ओपी वेक्टर के की कंपोनेंट फॉर्म क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मतलब ये ओपी वेक्टर है। अगर मैं किसी तरीके से ए बी वैक्टर निकाल पाऊँ, अगर मैं किसी तरीके से ए बी वैक्टर निकाल पाऊँ, तो मुझे जो है उसके ए बी वैक्टर के, मतलब ये भी लाइन के ऊपर वैक्टर है, तो मुझे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो मिल जाएंगे। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो ए बी वैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ए बी वैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, मैं इसकी डायरेक्शन बताता हूँ ए बी, ठीक है। वैसे मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आप कोई भी वेक्टर निकाल सकते हो, बी ए बी निकाल सकते हो, ए भी निकाल सकते हो। तो ए बी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये रहा x2 माइनस x1 b माइनस ए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो अब आपको पता है ये हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया। अब इसको इससे कंपेयर करना, यहाँ पर मैंने ओ पी वैक्टर निकाला था एक्स आई वाई जे जेड की, तो ये इसके क्या डायरेक्शन रेशियोज, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल। जो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है वही इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं, तो इसके डायरेक्शन को साइंस जो है वो फाइंड करना हमारे लिए बहुत इजी है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन को साइंस में कैसे निकाल सकता हूँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, सेम वे से m, सेम वे से n। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है, ये ए बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड ही है, ये भी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी। तो मतलब x2 माइनस x1 बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, y2 माइनस y1 बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, z2 माइनस z1 बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम ये जो है डायरेक्शन को साइंस किसी के भी लाइन के फाइंड कर सकते हैं। अब इसके भी डायरेक्शन को साइंस आपको पता है किसी भी लाइन के 2 हो सकते हैं। अब वो दूसरा भी आपको मैं नेक्स्ट पेज पे जस्ट जल्दी से बता देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि इसकी डायरेक्शन कि पहले मैंने ए बी वेक्टर लिया था, बी ए वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो बी ए वेक्टर कैसा होगा, ए माइनस बी x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, z1 माइनस z2 के कैप। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर ये वेक्टर के हैं तो ये लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। तो डायरेक्शन को साइंस कैसे निकलेंगे, x1 माइनस x2 नीचे उसका क्या है, बी ए का मैग्नीट्यूड है, ये आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, सेम यहाँ पर y1 माइनस y2 उसका मैग्नीट्यूड, z1 माइनस z2 उसका मैग्नीट्यूड। मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बी ए का मैग्नीट्यूड, बी ए का मैग्नीट्यूड, बी ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आपको पता है बी ए और ए बी का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस से, ठीक है। मतलब उसकी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड को, चाहे आप ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो चाहे बी ए का, वो सेम ही होंगे। तो ये जानबूझ के मैंने माइनस कॉमन लिया क्योंकि लास्ट पेज पे वो ऐसा ही था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है। इस लाइन के भी 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस हैं, एल एम एन और माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब देखो, जितना मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर के बारे में समझाया और बेसिकली उसका मतलब क्या होता है वो बताया। फिर मैंने आपको इस तरह से जोड़ा कि अगर कोई लाइन है उसके ऊपर मैं वेक्टर बना लूँ, मतलब उस वेक्टर की हेल्प से मैंने आपको डायरेक्शन को साइंस लाइन के निकालने सिखा दिए। फिर मैंने आपको डायरेक्शन को साइंस ये भी बताया, उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए कि लाइन की डायरेक्शन दोनों तरफ होती है तो कैसे डायरेक्शन को साइंस निकालेंगे, पाई माइनस अल्फ़ा पाई माइनस बीटा क्यों लेंगे, और ये भी बताया कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास ना कर रही हो तो उसके डायरेक्शन को साइंस हम कैसे फाइंड करेंगे, और थोड़े बहुत मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए। अगर आपने ये वीडियो पर एक बार अच्छे से टाइम लगा लिया तो बिलीव मी 11.1 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और जब हम 11.2 की तरफ बढ़ेंगे, मतलब जो उसका बेसिक करेंगे, तब आपको एक एक चीज़ सही से इमेजिन होगी। देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से ही ये कहानी है, स्ट्रेट लाइन, उसमें एक हीरो है, एक करेक्टर है। तो मैंने उसकी स्टार्टिंग में, उसकी इंट्रो में पूरा जोर लगा दिया है
कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो किस तरह का करेक्टर है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, सब कुछ। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो आने वाले टाइम में भी जो हम करने वाले हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली।